हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं और अगर ऐसे में आपको मिल जाए कुछ मैथ्स के, गणित के तड़कते भड़कते गर्मा गर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले हों तो कैसा रहेगा, मजा आ जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इसीलिए चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, इट डजंट इवन मैटर, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, बहुत काम के सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है। आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। आइए क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में द्विघात समीकरण। कैसे क्वेश्चंस इसमें हाफ ईयरली एग्जाम में बनते आए हैं और आपके भी बन सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी सीखना साथ में। सवाल है वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, हिंदी वालों समझते रहे ना, ये हमें यहाँ पर ये समीकरण इक्वेशन दी गई है जिसका एक रूट, एक हल, एक सॉल्यूशन हमें दे रखा है जो कि है 5/2। अब निकालना क्या है, पहले उस पे नजर मार लेते हैं। तो हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये जो आपको इस इक्वेशन में के नजर आ रहा है, हमें एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है और हमें निकालना है फाइंड द अदर रूट। तो दूसरा वाला रूट, दूसरा वाला हल, दूसरा वाला सॉल्यूशन भी निकालना है। तो दो चीजें निकालनी है। अब सवालों को आपको रटना नहीं है, समझना है कि कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले आप इक्वेशन पे नजर मारिए। इक्वेशन है 2x² - 8x - k = 0। हमें से कहा गया है कि एक रूट जो है वो 5/2 है। रूट क्या होता है, हल या सॉल्यूशन होता क्या है, वो होती है x की वैल्यू। कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे x की जो वैल्यूज आएंगी वही तो रूट होते हैं ना, वही सॉल्यूशन होते हैं, वही हल होते हैं। तो इट मींस ये जो 5/2 है ये x की ही एक वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे, इस इक्वेशन में x की जगह पर ये 5/2 पुट कर देंगे। तो आइए करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर है तो 5/2 का स्क्वायर हम लिख देंगे। तो 5/2 का हम यहां पे स्क्वायर कर देंगे। -8x है मल्टीप्लाई में, तो इसके मल्टीप्लाई में 5/2 लिख देंगे और माइनस का k एज इट इज आ जाएगा, इक्वल टू में 0 एज इट इज आ जाएगा। बस अब सिंपल इसको सॉल्व कर लो, खोल लो। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 2 नीचे है, ये 8 ऊपर है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड कर सकते तो डिवाइड कर दो इसको। तो 2 चौक 8, ये 4 बार डिवाइड हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा फिर आपका 4 पंजे 20। ठीक है, मैं अलग अलग खोल के लिख रहा हूं क्योंकि आपको भी ऐसे ही लिखना है ताकि एक एक स्टेप का आपको नंबर मिले, फुल मार्क्स मिले। अब यहां पर कुछ डिवाइड हो सकता है, हाँ जी, 2 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा नीचे वाला, तो 2 दूनी 4। तो यहां पर ये सॉल्व होके आ जाएगा 25/2। नीचे यहां पर आ जाएगा आपका ये 20। और मैं क्या करने वाला हूं, अब ध्यान से समझो, मैं ये जो माइनस का के है इसको मैं उठा के इक्वल के दूसरी साइड ले जा रहा हूं। तो जब ये माइनस का के उठ के इधर आएगा, बॉर्डर पार करेगा, तो ये प्लस का के बन जाएगा। तो यहां पर अब ये हो गया प्लस का के। अब सिंपल सवाल रह गया इतना सा, इसको आपको सॉल्व कर लेना है, के की वैल्यू आ जाएगी। अब करने के लिए 2 तरीके हैं, एक आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं, एक आप लॉन्ग कैलकुलेशन कर सकते हैं। लॉन्ग कैलकुलेशन वाले बच्चे यही करेंगे, पहले यहां पर इसका एलसीएम लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25 एकम 25, 20 दूनी 40, फिर वो माइनस करेंगे और इस तरीके से माइनस के 15/2 आंसर ले आएंगे। ये था लॉन्ग कैलकुलेशन। यहीं पे आप कॉमन सेंस लड़ा सकते थे। कैसे, जैसे 25/2 का मतलब होता है 25 का आधा, 25 का आधा होता है 12.5। तो हमें 20 में से 12.5 माइनस करने हैं। तो जब 20 में से 12.5 माइनस करेंगे तो सिंपल कितने माइनस होंगे, 7.5 बचेंगे माइनस के। वो 7.5 को 15/2 से दिखाया जाता है। तो ये चीज आप माइंड में ऐसे सोच सकते थे। तो फिलहाल के की वैल्यू आ चुकी है जो कि कितनी आई, -15/2। तो एक आंसर तो हमारा यहां से हमें मिल गया है। अब दूसरा आंसर क्या है, फाइंड द अदर रूट, दूसरा वाला हल, दूसरा वाला सॉल्यूशन बताओ। तो अब ये दूसरा वाला सॉल्यूशन कैसे आएगा, अब मैं आपको ये सिखाता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए इस इक्वेशन को अगर हम नजर माने तो अब ये ऐसे कुछ बन गई। कैसे बन गई, 2x² - 8x और यहाँ पर
प्लस में अब के की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, तो हम ये वैल्यू रख सकते हैं। क्या वैल्यू है? माइनस के 15/2। अच्छा यहाँ पे माइनस का के है ना, तो माइनस का के था, अब माइनस के की जगह के की वैल्यू रखेंगे जो कि खुद माइनस के 15/2 है, तो यहाँ पर हम इसको माइनस के 15/2 इस तरीके से रख सकते हैं और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे प्लस का 15/2 रख सकते हैं। तो ये इक्वेशन अब कुछ ऐसे बन गई। दूसरा हल कैसे आएगा? अब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट याद करो, जो मैंने आपको पिछली वीडियो बताई थी जिसमें मैंने आपको रिवीजन करवाया था हाफ ईयरली का, ठीक है, वहां भी आपको मैंने बता रखा है। तो सम ऑफ रूट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, सिंपल है सम ऑफ रूट्स। क्या होता है सम ऑफ रूट्स? बहुत सिंपल है, सम ऑफ रूट होता है आपका -b/a, ये होता है। अब सम ऑफ रूट, एक रूट हमें पता है 5/2 है, तो एक रूट है 5/2, दूसरा रूट ही तो हमें निकालना है, वो हमें नहीं पता, तो उसको आप कुछ मान लीजिए। तो दूसरे रूट को मैं मान लेता हूं कैपिटल R से, ठीक है, उसके लिए मैंने कैपिटल R लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस का b/a करना है, तो माइनस का b होता है ये x के साथ वाला, तो यहाँ पर है -8, तो एक माइनस ये फॉर्मूले वाला आ गया, एक माइनस के 8 वाला आ गया, और अपॉन a का मतलब x² के साथ वाला, तो यहाँ पर क्या है वो 2 है, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। अब इसको आप आगे और सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 5/2 प्लस r, ठीक है जी, माइनस माइनस कितना होता है? प्लस होता है, तो ये प्लस का 8/2 हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे 2 चौक 8, तो कुल मिला के यहाँ पर ये 4 ही रह जाएगा इस तरीके से। और क्या करेंगे? अब ये जो 5/2 है ये प्लस का है, तो आप इसको यहाँ से उठाइए पूरे 5/2 को और इसको ले जाइए इस साइड, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास r रह जाएगा। अब r की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, सिंपल है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे? 4 दूनी 8, 8 में जब 5 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 3/2। इस तरीके से सॉल्व हो गया आपकी r, यानी दूसरा वाला रूट भी निकल के आ गया। तो आपको यही लिखना है अदर रूट, ठीक है जी, ये चीज लिखनी है कि निकाल क्या रहे हो, अब पता होना चाहिए। तो लो जी, दोनों आंसर आ गए, के की वैल्यू ये आ गई और दूसरा वाला रूट ये आ गया। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर से कोई भी सवाल आए, अगर आपका रूट निकालने का एक रूट दे रखा हो तो उस रूट को x की जगह पर रखना, वहां से आपकी के की वैल्यू निकल के आएगी, फिर सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करके अपना आंसर जो पूछा गया होगा वो लेके आ जाना, ये चीज आपको याद रखनी है। वर्ड प्रॉब्लम अगर आ जाए 3, 4 या 5 नंबर तक में ये आ सकती है, कैसे करेंगे आप मेरा तरीका सीखिए, मैथ्स में रटने का कोई काम नहीं है। सवाल लिखा हुआ है यहाँ पे, सुमित इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, कि सुमित की जो उम्र है वो अपने बेटे की उम्र से 3 गुनी है, मतलब जितनी उसके बेटे की उम्र है उसको अगर हम 3 गुना कर देंगे तो सुमित की एज निकल के आ जाएगी। जैसे अगर सुमित का बेटा जो है लेट सपोज 15 साल का है तो सुमित की एज 45 साल होगी। इस तरीके से 3 गुने का फर्क रहने वाला है। चलिए जी, ये लिखा हुआ है 5 years लेटर, 5 साल के बाद क्या होता है? ही शैल बी 2.5 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, 5 साल बाद उसकी यानी सुमित की उम्र जो है अपने बेटे की उम्र की 2.5 गुना हो जाएगी। अभी 3 गुना है, जब 2.5 गुना हो जाएगी तो हमें क्या बताना है? हाउ ओल्ड इज सुमित एट प्रेजेंट। तो आज की डेट में जिस दिन ये वीडियो बन रही है, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस दिन सुमित की एज कितनी है ये बताना है। तो जो पूछा गया है उसी को हम सबसे पहले मानेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 एजेस दे रखी हैं। पहले आप किसकी बात हुई है? बेटे की उम्र मान लेते हैं, क्योंकि बेटे की उम्र छोटी है और सुमित की 3 गुनी है, तो सुमित की हम फिर बाद में मानेंगे। तो माना, ठीक है, आप हिंदी में लिख देंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख देंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द सुमित, इस तरीके से माना सुमित के बेटे की एज, हम पहले बेटे की एज मानेंगे, उसका रीजन भी मैं आपको दूंगा, ठीक है, कुछ भी रटने का काम नहीं है, सब चीजें लॉजिकल होती हैं। माना सुमित के बेटे की उम्र, बेटे की आयु या बेटे की एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द सुमित सन, बेटे की आयु, हमने सुमित के बेटे की आयु को मान लिया है x साल। तो अब हम सुमित की एज मान लेंगे। तो माना सुमित की आयु, अब सुमित की आयु क्योंकि उसके बेटे की आयु के एज के 3 गुना थी, तो इस वजह से हमने बेटे की जो उम्र है वो x साल मानी और सुमित की अब हो जाएगी 3x। तो इस वजह से हमने पहले बेटे की मानी और सुमित की मानना आसान रही। अब हमसे सवाल में क्या कहा गया है? अब सवाल में कहानी बढ़ जाती है आगे, 5 साल बाद की बात हो रही है। तो आप फिर ऐसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5 साल बाद। आपको भी ये लिख के दिखाना पड़ेगा कि 5 साल बाद। अब 5 साल बाद की अगर हम बात करेंगे तो अब क्या होगा भाई? दोनों की उम्र 5-5 साल बढ़ जाएगी, है ना। तो अगर हम सुमित के बेटे की बात करें तो सुमित के बेटे की अगर हम बात करें, सुमित का
बेटा। अब इसकी एज कितनी होगी भाई, अभी जो है इसकी एज जो थी वो x साल थी, 5 साल बाद 5 साल जोड़ दो तो x + 5 हो जाएगी, सिंपल है, इसमें आप कर देंगे x + 5। और सुमित की एज कितनी है, सुमित की एज की अगर हम बात करें तो सुमित की आयु, ठीक है, सुमित की आयु 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, सिंपल है, अभी जो चल रही है उसमें 5 साल जोड़ दो, अभी है उसकी 3x, इसमें 5 साल जुड़ जाएगा, सुमित भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। ये आ गई इनकी 5 साल बाद की एजेस। अब देखिए सारा जो खेल है वो अब यहाँ से खेला जाएगा। अब यहाँ पर हमें 2 कंडीशन दी गई हैं, पहली कंडीशन तो ये वाली थी जिससे हमने इक्वेशन बनाई, दूसरी ये है। अब यहाँ पर देखिए ये है सुमित के बेटे की उम्र 5 साल बाद, ठीक है जी, और ये है सुमित की उम्र 5 साल बाद। हमसे ये कहा गया है कि अगर हमें इसको बराबर करना हो, हमसे ये कहा गया, कंडीशन क्या दी गई है कि ही शैल बी 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना, 2.5 टाइम्स, यानी ये जो सुमित है ये अभी 2.5 गुना ज्यादा है। अगर हमें इनको बराबर दिखाना हो, इक्वेशन बराबर करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट ऑलरेडी 2.5 गुना ज्यादा है, तो हमें इसको बराबर दिखाने के लिए इस पार्ट को भी 2.5 गुना ज्यादा करना पड़ेगा। इट मींस हमें इस पार्ट्स में भी 2.5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2.5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब 2.5 ये होता है, मतलब 2 3 4 1 5, मतलब 5/2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और जब हम ऐसा कर देंगे तो ये तो पहले से 2.5 गुना थी, अब ये भी 2.5 गुना हो गई, दोनों बैलेंस हो गए, बराबर हो गए, इक्वेशन बराबर हो जाएगी। तो ये हमें यहाँ पर कर देना है, हमने कर लिया बस। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो x दोनों तरफ है, x की वैल्यू मिलेगी तो बेटे की पता चल जाएगी, उसकी 3 गुना कर देंगे तो बाप की यानी सुमित की भी पता चल जाएगी। आइए कर देते हैं सिंपल, 5 की x में मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा आपका 5x, ठीक है जी, 5 की 5 में हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 25, नीचे इसके 2 चल ही रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई में है। इधर कुछ हो सकता है क्या, हाँ जी, इधर कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट खुलेगा तो खोल देंगे। अब ये 2 नीचे है, ये 2 जब नीचे से उठ के जाएगा इक्वल के उस पार, तो ये नीचे डिवाइड कर रहा था, तो अब ये 2 यहाँ पर इनके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई करा दी है। अब इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 5x + 25, ठीक है जी, और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6x हो जाएगा, प्लस 2 पंजे 10 हो जाएगा। x वाले नंबर एक तरफ कर दो और जो सिर्फ नंबर है वो एक तरफ कर दो, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6x ऑलरेडी है, ये वाला 5x में उधर ले जाऊंगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, ये लीजिए जी हो गया। और यहाँ पर 25 ऑलरेडी था, ये रहा, और ये जो 10 प्लस का है ये इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा, तो 25 में से 10 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 15 बचेगा। 6x में से 5x जाएंगे तो आपका सिंपल 1x बचेगा, तो x की वैल्यू निकल के आ गई 15 यानी 15। x की वैल्यू मानी किसकी थी, x की वैल्यू हमने मानी थी सुमित के बेटे की उम्र, तो सुमित के बेटे की अगर पूछ ले तो यही आंसर होगा, लिख देना द प्रेजेंट एज ऑफ द सुमित सन इज 15 ईयर्स ओल्ड। लेकिन हमसे पूछिए यहाँ पर किसकी, सुमित की पूछिए, तो सुमित की निकाल देंगे। सुमित की आयु कितनी है, 3x से, तो सुमित की एज यहां से निकल के आ जाएगी। तो एट द एंड आपको आंसर मिल जाएगा, जो आंसर मैंने तुक्का लगाया था सोच के आपको वही आंसर आ गया इत्तेफाक से, ठीक है। सुमित की आयु कितनी थी जी, 3x थी, x की वैल्यू कितनी निकल के आई है जी, 15 निकल के आई है जी। 15 कितने होते हैं, 45 होते हैं, तो 45 साल सुमित की एज है। तो इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम जो है वो करी जाएगी सॉल्व, और एक एक चीज लिखकर दिखाई जाएगी एग्जामिनर को कि ये चीज ये है, ये चीज ये है। ऐसे हमने इसको सॉल्व करा है, जब जाके आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें से काफी डिफरेंट टाइप्स की वर्ड प्रॉब्लम बनती हैं, बड़े बड़े सवाल 4 नंबर 5 नंबर के। जो हवाई जहाज वाले सवाल आपको देखने को मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से मिलेंगे, एज वाला जैसे मैंने अभी करवाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से मिलेगा। ट्रेन वाले सवाल अगर आ सकते हैं तो वो भी आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से मिलेगा। मोटर बोट वाला सवाल अगर देखने को मिल सकता है इसमें से मिलेगा। पाइप टंकी वाला सवाल देखने को मिल सकता है कि इस पाइप में इतने पाइप लगे हुए हैं, इतनी टंकी भरते हैं। या फिर टाइम एंड वर्क वाला कि इतने लोग ये इस काम को इतने दिन में कर सकता है, ये इस काम को इतने दिन में। तो इतने सारे टाइप्स के सवाल सिर्फ यही सी चैप्टर के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं, इसीलिए ये
इंपॉर्टेंट है। तो एक में फ्लाइट वाला, हवाई जहाज वाला जो मुश्किल लगता है अक्सर बच्चों को, वो मैं करवा रहा हूं। तो यहाँ पर सवाल ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करना। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है फिर चाहे वो ट्रेन हो, चाहे मोटर बोट हो और बाकी चीजें हो। समझिए सवाल को। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, एक 600 किलोमीटर की फ्लाइट है, उड़नी है। एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड ड्यू टू बैड वेदर, मौसम खराब होने की वजह से हवाई जहाज की रफ्तार को कम कर दिया जाता है। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस टू 200 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड जो है वो कम हो जाती है, तो उसकी भैया जाहिर सी बात है जो एवरेज स्पीड निकल के आएगी वो भी कम होगी। तो स्पीड जो है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम होती है। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स, और फ्लाइट का जो टाइम है वो 30 मिनट से बढ़ जाता है। अब जाहिर सी बात है एक हवाई जहाज जो है वो उड़ रहा है, उसकी जो है स्पीड थोड़ी कम हुई, मौसम खराब हुआ, तो जब स्पीड कम हुई तो पहुंचने में टाइम ज़्यादा लगेगा ना, सीधी सी बात है। स्पीड स्लो हो गई तो देर से पहुंचेगा थोड़ा, तो कितनी स्पीड स्लो हुई, कितनी एवरेज के हिसाब से कितना टाइम ज़्यादा लगा वो हमें यहाँ पे बता दिया है। तो फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, तो फ्लाइट की एक्चुअल ओरिजिनल ड्यूरेशन मतलब ओरिजिनल पहले कितने टाइम पर फ्लाइट पहुंचने वाली थी हमें ये बताना, या कितने घंटे फ्लाइट को पहुंचने में लगने वाले थे हमें वो बताना है। अब 30 मिनट ज़्यादा लगे हैं, आधा घंटा ज़्यादा लगा है बेसिकली। तो अब यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, टाइम हमसे पूछा है, ड्यूरेशन क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है जी, टाइम इंटरवल, तो हमें टाइम को ही मानना है। अब यहाँ पर दो तरह के टाइम है। पहला टाइम ये है, देखो अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ दो टाइम कैसे हैं। एक को मैं मानूंगा T1, टाइम 1। अब टाइम का फॉर्मूला अगर आप याद करें क्या होता है, सिंपल फिजिक्स के अंदर अगर आप बात करें तो टाइम का फॉर्मूला होता है सिंपल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कि जो फासला है वो हम ऊपर रख दें, स्पीड को डिवाइड कर दें स्पीड से और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम फासले की बात करें तो वो है 600 किलोमीटर का। अब हम ये मान लेते हैं पहला टाइम कि कोई मौसम खराब नहीं था, कोई प्लेन की स्पीड कम नहीं हुई, प्लेन अपनी रफ्तार से पहुंच गया है। तो 600 किलोमीटर का फासला उसने अपनी एक स्पीड से तय किया होगा, जो उसकी स्पीड जो है वो रही होगी, ठीक है जी। तो 200 किलो x मान लेते हैं, बल्कि 200 नहीं, यहाँ पे स्पीड हमें पता नहीं है ना, तो हमने यहाँ पे x स्पीड को मान लिया। तो ये टाइम लगा उसको जब कोई मौसम खराब नहीं था, कोई स्पीड में कमी बेशी कुछ भी नहीं आया, तो ये टाइम लगा होगा। अब बात करते हैं टाइम 2 की। तो टाइम का फॉर्मूला वही होता है सेम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, अभी भी 600 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर करना है, बट अब क्या खेल हुआ है, अब स्पीड में खेल हुआ है कि स्पीड को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया है, कितना, 200 किलोमीटर तक। तो हम जो स्पीड हमने मानी थी उसमें से 200 किलोमीटर की स्पीड थोड़ी सी हम घटा देंगे, ठीक है जी। तो ये लगा होगा अब दूसरा वाला टाइम। अब एक बात और सोचनी है, यहां पर जो टाइम लगा होगा वो टाइम लगा है ज्यादा, समझ में आ रही है बात, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम हुई है, और यहाँ पर जो है टाइम लगा होगा वो टाइम लगा होगा कम, या फिर एज यूजुअल जो टाइम लगता है वो वाला टाइम लगा होगा। अब खेल देखो, यहाँ है सारा खेल इक्वेशन बनाने का। दोनों टाइम हम यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पर मैंने रखा 600 अपॉन x माइनस 200, ठीक है जी। ये टाइम है ज्यादा वाला, 600 अपॉन x, ये टाइम है नॉर्मल वाला कम वाला। अब इन दोनों टाइमों का डिफरेंस, डिस्टेंस, अगर मैं इन टाइमों को माइनस करूं दोनों को, तो क्या होगा, कितने फासला बढ़ गया, कितना टाइम बढ़ गया, फासला नहीं कितना टाइम बढ़ गया, तो 30 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। इसका मतलब आधा घंटा एक्स्ट्रा लगता है, मतलब इन दोनों टाइम्स के बीच का जो फर्क है वो आधा घंटा है, 1.5 आवर्स है। ये है सबसे मेन चीज। अगर ये बनाना सीख ली, आगे का काम आप ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, बट सवाल को पढ़ के ये समझना, ये ज्यादा टाइम, ये कम वाला टाइम, दोनों टाइमों को माइनस करेंगे तो भैया आधे घंटे का फर्क आया था जो सवाल में हमसे कहा गया था। तो यही हमने करा, दोनों टाइम को माइनस करा और आधे घंटे के बराबर रख दिया, बस। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। पहले इसको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी अपने आप में खेल है, कैसे बनती है देखो। यहाँ पर इसको सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे को डिवाइड वगैरह नहीं कर सकते, ऊपर इसमें भी 600 है, इसमें भी 600, दोनों का 600 कॉमन उठाऊंगा। सिंपल, हमें सिंपल करना है इक्वेशन बनाने के लिए। जब दोनों का 600 मैंने कॉमन निकाला तो यहां से ऊपर 600 कॉमन आ गया, ये हो गया आपका 1 अपॉन x माइनस 200,
माइनस इसका भी आ गया बाहर कॉमन, तो ऊपर रह गया सिर्फ और सिर्फ 1/x और यहाँ पर हो गया आपका 1/2। अब ये 600 यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो जब ये यहाँ मल्टीप्लाई में है 600, तो जब मैं इसको उठाऊंगा और ये इक्वल के उस साइड जाएगा तो ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा नीचे डिवाइड में, और 2 के साथ नीचे मल्टीप्लाई में, क्योंकि 2 भी ऑलरेडी नीचे डिवाइड में है। तो ये बन जाएगा 600 दूनी 1200। तो यहाँ पर इट मीन्स मैं डायरेक्ट अब लिख सकता हूँ कितना, 1/1200 लिख सकता हूँ। लॉजिक मैंने आपको यहाँ पर आपको समझा दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पर सिंपल करना है, क्या करेंगे, सिंपल वही नीचे वालों का एलसीएम, नीचे मतलब नीचे वालों का एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम ले लो, एलसीएम नहीं आ रहा तो नीचे वालों की मल्टीप्लाई नीचे, तो नीचे वालों की मल्टीप्लाई में कर दूंगा x और x माइनस 200 की मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगी। तो x एकम कितना होता है जी, x होता है, माइनस का माइनस लगाया और x माइनस 200 ये वाला आ गया, इधर चल रहा है आपका 1/1200। अब कुछ सॉल्व हो सकता है तो कर दीजिए। ये वाला माइनस अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको हम खोलेंगे तो देखिए क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जब यहाँ से इस माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो इस माइनस की वजह से ये वाला x माइनस का हो जाएगा, और ये वाला माइनस का, ये 200 माइनस का और ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो 200 हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से मैं अगर इस ब्रैकेट को खोल दूँ तो सिंपल है, ये x माइनस का हो गया और ये 200 हो गया प्लस का। अब यहाँ पर ये देखिए खेल, ये एक प्लस का x है, ये एक माइनस का x है, तो ये माइनस और प्लस वाले x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ले दे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा 200। तो यहाँ से सवाल अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ ऊपर बचा अब 200, नीचे क्या है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, कर दो, x की x में करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा और x की 200 में करेंगे तो 200x हो जाएगा यहाँ पर। अब इधर क्या है हमारे पास, इधर है 1/1200। अब फिर से दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसकी इधर इसकी इधर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 200x की 1 में होगी, तो एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 200x, और यहाँ पर 12 दूनी 24,000 ये हो जाएगा, क्योंकि 2 0 इसके 2 0 इसके, तो 12 दूनी 24,000 नहीं बल्कि और ज़्यादा होगा ना, 12 दूनी 24 हो गया, 2 0 इसके 2 0 इसके, तो 4 0 आएंगे यहाँ पे, 2,40,000 हो जाएगा ये। तो देखिए ये जीरो लगाने का भी ध्यान रखना है, पता लगा जल्दबाजी में कैलकुलेशन की गलती हो गई, फिर और सवाल में दिक्कत हो जाएगी। अब बस इक्वेशन बन चुकी है, आपके सामने आ चुका है, इसको भी इधर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 200x और यहाँ पर ये हो जाएगा इधर माइनस का 2,40,000 इज इक्वल टू 0। ये लो जी सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर हम डिवाइड नहीं कर सकते तो इसी के आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, मतलब आपको 2,40,000 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मिलके आपको 200 मिल जाए, प्लस माइनस करके और मल्टीप्लाई करके आपको वापस 2,40,000 मिल जाए। तो सिंपल है, आपको ऐसे सोचना है ना, अभी इसके आगे 0 लगे ना इसके आगे 0 लगे, तो आपको सोचना है 24 के ऐसे टुकड़े के 2 मिल जाए, तो 6 चौक 24, तो ऐसे आपको सोच लेना है। तो बस इसका मतलब 600 और 400 वो दो नंबर हैं कि जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई करके तो हमें ये मिल जाएगा, और इसके बीच का फर्क जो है वो 200 होता है, तो ये हमें टुकड़े मिल गए। अब क्योंकि माइनस का 200x है ना, तो बस बड़ा वाला नंबर जो है वो आप माइनस में लिख देंगे और जो छोटा वाला नंबर है वो आप प्लस में लिख देंगे। इस तरीके से ये दोनों नंबर आ गए इस 200x के बदले, क्योंकि इनको प्लस माइनस करेंगे जो 200x हमें मिलेगा, और यहाँ पर अलग से ये 2,40,000 जो है वो चल ही रहा है। बस अब यहाँ पे जो कॉमन ले सकते हो वो कॉमन ले लो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे से आपका x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 600 हो जाएगा, और यहाँ से भी आपका प्लस का x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आपका आ जाएगा, x नहीं, यहाँ से आएगा आपका 400 कॉमन, क्योंकि उधर x नहीं है ना यहाँ पे, तो यहाँ से हम 400 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x माइनस 600 आ जाएगा। इस तरीके से दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, इसका मतलब जवाब हमारा सही हो रहा है। अब बस एक ब्रैकेट जो है ये वाला है, ये बंद कर देंगे, दूसरा ब्रैकेट जो है x प्लस 400 वाला है ये बंद कर देंगे, दोनों इक्वल टू 0 है, तो दोनों को एक एक बार 0 के बराबर रखेंगे, आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। अब यहाँ पर जब आप इस माइनस के 600 को 0 के बराबर रखेंगे तो ये इधर जाके प्लस का 600 हो जाएगा, तो हमारा यही वाला आंसर होगा 600, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे 400 इज इक्वल
टू 0 रखेंगे तो ये वाली 400 की वैल्यू जो है वो माइनस में आ जाएगी, x की वैल्यू। और x हमने माना किसे है, x हमने माना था स्पीड को माना था जहाज की। अब क्या जहाज की स्पीड माइनस में हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती, तो इसीलिए जहाज की स्पीड है पॉजिटिव वाली। अब ये जो x निकल के आया ये आई है स्पीड, ठीक है। तो ड्यूरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, t1 हमें निकालना है, टाइम ड्यूरेशन। तो हमें सिंपल यहीं पर रख देना है। ऊपर आपके पास 600 का मतलब डिस्टेंस था और 600 की ही स्पीड से जहाज चला है, तो भैया 600 किलोमीटर का डिस्टेंस 600 की स्पीड से तय किया, तो सिंपल 600 एकम 600, तो 1 घंटे में पहुंच जाएगा जहाज। तो भैया जहाज का जो ओरिजिनल ड्यूरेशन था वो कितने घंटे की फ्लाइट थी, 1 घंटे की फ्लाइट थी। तो फाइनल आंसर आप ये लिखेंगे, द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इज 1 आवर। 1 घंटे की फ्लाइट थी, 600 डिस्टेंस था, 600 की स्पीड से उसको तय करना था, लेकिन बाद में स्पीड कम हुई तो टाइम बढ़ गया। तो एट द एंड आंसर ऐसे नहीं छोड़ना है, जो चीज पूछी गई है वो चीज लिख के प्रॉपर आंसर निकालना है। तो 1 घंटा इसका सही जवाब है। अब एक सवाल मोटर बोट वाला भी आपको मैं समझा देता हूं, पूरा आप इसको करना, समझना जरूरी है। अगर मोटर बोट का आ जाए क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, सवाल को पढ़ो समझो फिर करो। यहाँ लिखा हुआ है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक पानी की नाव है, मोटर बोट है, जिसकी ठहरे हुए पानी में, स्टिल पानी बह नहीं रहा, एक जगह रुका हुआ है, ऐसे पानी में उस बोट की रफ्तार जो है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब 1 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी वो बोट तय कर सकती है। आगे लिखा गया है, विच टेक्स 1 आवर मोर टू गो। 1 घंटा ज्यादा लेती है वो कब, जब 24 किलोमीटर जो है अप स्ट्रीम जाती है, देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। मतलब उसको 1 घंटा ज्यादा लगता है जब वो कैसे जाती है, अप स्ट्रीम जाती है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है कि पानी तो हमेशा नीचे की तरफ बहेगा, लेकिन बोट चढ़ रही है ऊपर की तरफ। अभी जो बहते हुए पानी की जो स्पीड है ये बोट की स्पीड को थोड़ा सा कम करता है। ऐसे करके बोट ऊपर चल रही है, पानी नीचे बहता हुआ आ रहा है, तो पानी हल्के हल्के से थोड़ा सा बोट को पीछे ढकेलता है, तो इसलिए बोट की रफ्तार कम हो जाती है, तो टाइम ज्यादा लगता है। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो हमें बताना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो आपको बहाव, स्ट्रीम की रफ्तार बतानी कि जो पानी जो बहता हुआ आ रहा है वो किस स्पीड से बहता हुआ आ रहा है कि वो बोट की जो रफ्तार है उसको कम कर रहा है। चलिए जी, जो पूछा जाएगा उसी को आपको मान लेना है। तो आपको मान लेना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x किलोमीटर प्रति घंटा। माना बहाव की रफ्तार, हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, माना बहाव की जो रफ्तार है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब सबसे खेल जो है वो सारा का सारा क्या है, इक्वेशन बनाने का है। अब अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस कितना है, 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सेम स्पॉट है, तो अब 24 किलोमीटर का। अब अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम क्या होता है, अभी पिछले वाले सवाल में मैंने आपको बताया, एक टाइम हम t1 मानेंगे, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 24 किलोमीटर जो है वो बोट जा रही है, 24 किलोमीटर बोट जा रही है। अब क्या है, पहली स्पीड हम वो मानेंगे जो कि स्टिल वाटर के अंदर है, और ये तो आपको निकालना है, लेकिन ये नहीं पता। अब यहाँ पर बोट जो है वो गई है, अप स्ट्रीम हुआ है और आई है, डाउन स्ट्रीम गया है। बोट की स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर है। अब ध्यान रखो एक बात, क्या बात ध्यान रखनी है कि जब भी बोट ऊपर से नीचे की तरफ बहेगी, डाउन स्ट्रीम होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक तो पानी नीचे बहता हुआ आ रहा है और बोट भी साथ में नीचे बहती हुई आ रही है, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। भाई जितनी स्पीड से बोट आ रही है ना, पानी की जो स्पीड है वो भी जुड़ के एकदम बहुत स्पीड से बोट नीचे बहती हुई आएगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर क्या होगा, स्पीड जुड़ जाएगी जब हम डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे होंगे, तो आप इसको डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी कंसीडर कर सकते हैं। तो कैसे कैसे जुड़ेंगी स्पीड, एक तो आपकी 18 किलोमीटर बोट की है ही खुद की, और ये जो स्ट्रीम हमने x मानी है पानी की, ये इसके अंदर जुड़ जाएगी, तो इस तरीके से स्पीड निकल के आएगी। नीचे अब लिखेंगे, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड से बन गया एक टाइम। अब दूसरा टाइम कब लगेगा, t2 जिसको हम लेंगे, अब हम लेंगे अप स्ट्रीम का, जिसको मैं u से दिखा रहा हूं। अब यहां पर क्या होगा, बोट चढ़ रही है ऊपर, बोट की स्पीड कितनी है, आपका डिस्टेंस सेम रहेगा, बोट की स्पीड सेम रहेगी। अब यहां पर लेकिन डाउन स्ट्रीम होने की वजह से ये पानी बोट की रफ्तार को कुछ कम करेगा, तो कम करने के लिए यहां पर स्ट्रीम की स्पीड जो है वो माइनस होगी। ये एक टाइम निकल के आया, ये एक टाइम निकल के आया, यहां पर टाइम जो है ज्यादा लग रहा है क्योंकि बोट की स्पीड कम हो रही है, तो ये वाला टाइम बड़ा है। तो बस हमें क्या करना है, इस बड़े वाले टाइम में से
क्या करना है आपको, अगर आप माइनस कर देंगे छोटा वाला टाइम या कम वाला टाइम जो कितना है आपका 18 प्लस x, और इन दोनों टाइमों का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो कितना ज्यादा लग रहा है बोर्ड को 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, 1 आवर मोर लग रहा है। इट मींस इन दोनों टाइमों के बीच का जो गैप है वो 1 घंटे का है। बस ये होता है मेन काम। अगर आपने ये इक्वेशन बनाना आप सीख गए, समझ लो सारे काम आपके आ गए। बस अब इसको आगे आपको सॉल्व कर लेना है फर्दर, और ये सॉल्व होता चला जाएगा। जैसे कि नीचे दोनों ब्रैकेट हैं तो दोनों ब्रैकेट आपस में आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे फिर इसकी 24 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 18 प्लस एक्स से, और माइनस लगा देंगे, फिर 24 की एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगी 18 माइनस एक्स से इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, इस पूरे की 1 से होगी, बल्कि ये क्या बन जाएगा आपका a प्लस डी माइनस बी, तो फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरीके से कोई आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन बना के, फिर सेम आपको फैक्टर करके इसका आंसर निकाल लेना है। मेन पार्ट था समझने वाला ये हर सवाल में ऐसे ही आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर यानी समांतर श्रेणी वाले चैप्टर के अंदर से। सिंपल चैप्टर है, सवाल आएंगे सिंपल होंगे, समझने का सारा खेल है। ए आपका पहला पद होता है, ठीक है, डी आपका कॉमन डिफरेंस होता है, 2 फॉर्मूले सम वाला या फिर nth टर्म निकालने वाला। सवाल पढ़ते हैं, समझते हैं कैसे सवाल आएंगे तो कैसे सॉल्व करना है। लिखा हुआ है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 18। हिंदी वालों ध्यान से समझो, ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए भी ये सवाल कारगर साबित है। अब यहाँ पर सवाल में हमसे कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, उन तीनों संख्याओं का अगर हम योग कर दें तो उनका जो योग है वो 18 आता है किसी समांतर श्रेणी का। अब हमें वो संख्याएं या वो पद या वो टर्म हमें नहीं पता कौन कौन से हैं, तो हम उनको मान लेंगे। अब ये माना कैसे जाए, देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, हम बीच वाले टर्म को या बीच वाले पद को मानेंगे a। अब इससे अगला पद क्या होगा, पद कैसे आते हैं, टर्म कैसे आते हैं, डी जुड़ता है यानी कॉमन डिफरेंस जुड़ता चला जाता है, ठीक है जी। तो a में अगर मैं ये जोड़ दूंगा d, a प्लस डी, तो ये बन जाएगा मेरा इससे अगला वाला टर्म, अगला वाला पद। अब ऐसे ही अगर मुझे इससे पहले वाला पद बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, तो मैं एक d माइनस करूंगा, एक बार a में से कॉमन डिफरेंस माइनस करूंगा, क्योंकि माइनस करने की वजह ये है, ये जो बना होगा ये जब तो बना होगा जब इसमें d प्लस हुआ होगा, तो एक बार माइनस करके एक पहले वाला टर्म मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर 3 पद मिल चुके हैं, एक हो गया a माइनस डी, एक हो गया a और एक हो गया a प्लस डी। ये 3 हमें यहाँ पर टर्म मिल गए हैं किसी भी एपी के पहले 3 पद। अब इन तीनों का सम, इनका योग, इनका जोड़, इनको जमा कर देंगे तो 18 मिलता है। तो आइए इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे a माइनस डी, ठीक है जी, इस तरीके से, फिर आप प्लस लगाएंगे a और फिर प्लस लगाएंगे a प्लस डी। इन तीनों को जोड़ने पर हमें 18 मिल जाता है। जैसा जैसा सवाल में कहा जाए वैसा वैसा करते चले जाइए। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिर भी मैंने आपके लिए लिख दिया था ताकि क्लियर रहे कि ब्रैकेट की भी इंपॉर्टेंस होती है। अगर सामने माइनस का निशान होता ना तो फिर अंदर के साइन चेंज हो सकते थे। ये हमने ब्रैकेट खोल दिए हैं सारे। अब जो कट सकता है उसको काट दो, जो नहीं कटे उसको मत काटा। जैसे कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये डी माइनस का है और ये डी माइनस का है, अच्छा ये वाला डी प्लस का है, ठीक है जी। तो प्लस का प्लस लगा दो, देखा यही गलतियां बचना है हमें। तो ये प्लस का था, प्लस का रहेगा। अब ये डी माइनस एक डी प्लस, तो ये क्या करेंगे, ये वाला डी और ये वाला डी आपस में कैंसिल आउट हो गया। ये ए प्लस का है, ये वाला ए प्लस का है, ये ए भी प्लस का है, तीनों ए पॉजिटिव हैं, प्लस के हैं, तो इट मींस तीनों जुड़ जाएंगे। तो ये बन जाएगा 3a इज इक्वल टू 18 और यहां से a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6, ठीक है जी। 3 6 18 होते हैं, तो a मिल गया हमें 6। तो अब हमें तीनों टर्म भी मिल जाएंगे, तो आप निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहें तो, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर निकाल के आपको दिखा भी देता हूं। अब 6 है a, इट मींस जो बीच वाला पद है वो आपका है 6, इस तरीके से। अब हमें अगले पदों के लिए डी भी तो चाहिए, तो डी भी हमें निकालना पड़ेगा। तो आइए अब डी निकालते हैं, सवाल और आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड, पहले और तीसरे पद को अगर हम मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट करें, तो कितना होता है वो 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के 5 गुने के बराबर होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ते हैं। अब पहला पद क्या है आपका a माइनस डी, तो पहला पद आपका हो गया a माइनस डी, और तीसरा पद क्या है, पहले और तीसरे की बात हुई है, तीसरा है a प्लस डी, तीसरा आपका हो गया a प्लस डी। और हमसे कहा गया है कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट इनका जो आएगा वो कितना आएगा, 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का 5 गुना होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी होता है, और इसका 5 गुना करना है तो इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे कैसे हम कर सकते हैं, देखिए
a माइनस डी a प्लस डी, ये कुछ बन गया आपका फॉर्मूला। बस ये देखना है आपको, जैसे कि अगर मैं इसको a माइनस बी कंसिडर करूं और इसको मैं a प्लस बी कंसिडर करूं तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है, जिसको हम किस तरीके से खोलते हैं, जिसको हम खोलते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो आइए इसको भी अब इसी तरीके से एक्सपैंड कर देते हैं। तो a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा a का स्क्वायर और b की जगह कौन है, d है, तो यहाँ पर हो जाएगा d का स्क्वायर इस तरीके से, और ये इक्वल होगा आपका 5d के। अब हमें यहाँ पर a की वैल्यू पता है तो a की वैल्यू पुट कर दो, जो हमने निकाल रखी है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इज इक्वल टू 5d। 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस d का स्क्वायर इज इक्वल टू 5d। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आगे क्या क्या कैसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, आप एक काम कीजिए, इस d को जो है वो उधर ले जाइए या उसको उधर मत लेके जाओ। आप सबसे पहले माइनस के d के स्क्वायर को लिखो, इस माइनस के 5d को इधर ले आओ, मतलब ये प्लस का 5d है, जब ये इधर आएगा तो माइनस का 5d हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 36 भी लिखा हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस d को पॉजिटिव करना है तो इसको आप क्या कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, तो इसके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, ये d स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से एक इक्वेशन आपकी बन गई। इसको सॉल्व कर लेंगे तो d की वैल्यू भी यहाँ पे आ जाएंगी। अब सॉल्व करने के लिए हमें 36 के ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करके तो 36 ही आए और प्लस या माइनस करके 5 आ जाए। ये आपको यहाँ पर अब सोचना है। तो कौन से वो नंबर सोच सकते हैं, फटाफट कमेंट करके बताओ। वेरी गुड। 9 चौक 36 होते हैं और 9 में से 4 जाने पे हमें 5 भी मिल जाता है। तो यही हमारे पेयर्स रहेंगे और 9 हमारा प्लस का नंबर बड़ा रहेगा क्योंकि प्लस का 5 लाना है। तो बस आपको भी यही लिखना है, d का स्क्वायर प्लस 9d और माइनस 4d, क्योंकि इनको प्लस माइनस करके हमें 5d ही मिल जाएगा पॉजिटिव का, और माइनस का 36 इज इक्वल टू 0 रहेगा। अब यहाँ पर से आप d कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे d का स्क्वायर था 1d रह जाएगा, यहाँ पर से d हट चुका है, माइनस यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे d रह जाएगा और माइनस का 4 इसमें से कॉमन आएगा तो प्लस का 9 आपका अंदर रह जाएगा। हमारा एक आंसर आ गया d प्लस 9 और एक आंसर आ गया d माइनस 4। अब दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से d की एक वैल्यू निकल के आएगी माइनस 9 और एक वैल्यू निकल के आएगी पॉजिटिव का 4। तो 2 कॉमन डिफरेंस हमारे पास निकल के आ चुके हैं इस तरीके से। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा हमें कॉमन डिफरेंस यहाँ पर रखना चाहिए, माइनस का रखना चाहिए या प्लस का रखना चाहिए, ये अपने आप में एक बात है। अब अगर आप सोचें यहाँ पर 6 हमारा पहला टर्म था या पहला पद था, अगर मुझे अगला पद निकालना हो, यहाँ पे अगला पद मेरा कैसे निकलेगा, a प्लस डी से निकलेगा, ये मेरे पास 6 है ही प्लस। अब मुझे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जोड़ना है। अब आप खुद सोचो, यहाँ पर अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा मेरा 10, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस तरीके से मुझे 10 मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं दूसरा वाला ये वाला ट्राई करूं तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा मुझे, माइनस का 9। तो अगर मैं 6 की जगह माइनस का 9 रखूं तो यहाँ पर जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा, फिर माइनस का 3। तो इस कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में मुझे यहाँ पर मिलेगा माइनस का 3। इस तरीके से आपको इसको देखना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले वाले टर्म की बात कर लेते हैं a माइनस डी की। a माइनस डी में अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव वाला रख रहा हूँ कॉमन डिफरेंस जो कि मेरा 4 है, तो 4 रखने पे मुझे नंबर मिल जाता है यहाँ पर 2, यहाँ पर मुझे नंबर मिल जाता है 2। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये माइनस करके ये वाला रखूँ माइनस का 9, तो एक माइनस ये माइनस है और एक माइनस ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 6 15। तो दूसरे वाले में यहाँ पर मुझे मिल जाएगा ये 15। अब यहाँ पर 2 तरीके से जो है हमारी AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो आ चुका है। अब अगर आप देखें यहाँ पर हमें जो कंडीशन दी गई है कि तीनों का जो सम है, तीनों का जो जोड़ है वो कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। तो यहाँ अगर आप देखें 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 और 10 18। तो यहाँ तो आपका 18 बनता है। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ 15 और 6 कितने होगा, 21, 21 में से -3 करेंगे तो यहाँ भी 18 मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से अगर आप दूसरी कंडीशन देखेंगे, कौन सी वाली, कि पहले और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस का 5 गुना होगी। जैसे यहाँ पर पहला और थर्ड कौन सा है, ये 10, 10 दूनी कितने होगा 20, और हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया है 4। तो 4 का 5 गुना कितना, 4 पंजे 20। यस, यहाँ पर से दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अगर इसको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तियां माइनस के 45 आएंगे, और माइनस के 45 आपके आ गए। और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा आपका, यहाँ पे माइनस का 9 है और ये भी आपका कितना बन रहा है 5 गुना बन रहा है। इट मीन्स दोनों ही तरीके
तरीके से हमारी जो एपी है वो बनाई जा सकती है। एक वर्ड प्रॉब्लम भी देखते हैं समांतर श्रेणी में से ही कैसा सवाल आएगा अगर कहानी बनाकर आए। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रुपीज। सुब्बा राव जो है उनकी सैलरी जो है वो 5000 रुपए है पूरे साल की, ठीक है, एट एन एनुअल सैलरी। कब? 1995 में। अब क्या होता है, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। हर साल उनकी जो सैलरी है वो 200 रुपये से बढ़ती रहती है। तो ऐसे समझो पहले साल सुब्बा राव को मिले 5000 रुपये, ठीक है जी, उसके बाद अगले साल 200 रुपये बढ़ गए तो 5200 रुपये हो गए, 5200 हो गए, फिर उससे अगले साल 200 रुपये बढ़ गए तो 5400 उनकी सैलरी हो गई। इस तरीके से सुब्बा राव की सैलरी हर साल बढ़ती चली जाएगी। तो हमें यह बताना है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000 रुपीज। तो एक साल ऐसा आएगा कोई ना कोई सा जब इनकी सैलरी इस तरीके से जुड़ते जुड़ते 7000 रुपये भी हो जाएगी। तो वो कौन सा साल है ये बताना है, कौन सा साल। मतलब अगर हम इन सालों को टर्म की तरह देखें, पद की तरह, तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, तो हमें बताना है कौन सा ये साल है। मतलब ये जो 7000 रुपए हैं ये विच टर्म है, मतलब हमें nth टर्म निकालना है। ये बात क्लियर हो गई ना, nth टर्म आपको निकालना है। तो ऐसे बस सवालों को आपको सोचना है। ये आपका यहाँ पर ए हो जाएगा जो कि है पहला पद, जिसको हम प्रथम पद बोलते हैं, जो कि आपका 5000 रुपये है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना कितना है, 200 रुपये से बढ़ रहा है, सिंपल। अब आपको निकालना है nth टर्म, तो फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा लीजिए। फॉर्मूले को मैं अलग कलर से आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। तो nth टर्म निकालने का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर देना है। तो कितने टर्म है, ठीक है, nवा पद क्या है, वो पद कौन सा है वो तो हमें पता है, 7000 रुपये है, तो 7000 तो हमें पता है, लेकिन ये कौन से नंबर पे आ रहे हैं, n, कौन सा नंबर n वो नहीं पता हमें। तो बस वही निकालना है। उसके लिए 5000 आ जाएगा आपका पहला पद, प्लस n ही हमें निकालना है और d भी हमें दे रखा है। बस यही सारा खेल है सोचने वाला। ये 5000 इधर आके 7000 में से माइनस हो जाएगा तो आपके 2000 बचेंगे, ठीक है जी। इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट 2000 लिख देता हूँ। यहाँ पर 200 की मल्टीप्लाई n में होगी, या मल्टीप्लाई मत करो, यहाँ पर n-1 ही रहने दो। और ये जो 200 उधर मल्टीप्लाई में है इसको भी इधर ले आओ, तो ये यहाँ पर नीचे डिवाइड कर जाएगा 200। 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 2 धाम 20 होते हैं, तो ले दे के यहाँ पर कितना बचेगा आपका 10 बचेगा। तो 10 इधर बचा, इधर n-1 बचा। अब ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 10 और 1 जुड़ के 11 हो जाएंगे, तो n आपका 11 आ जाएगा। मतलब 11 साल बाद या 11वें साल उसकी जो सैलरी है सुब्बा राव की वो 7000 रुपये हो जाएंगे। तो यही आपको एट द एंड आंसर बताना भी है, ठीक है जी। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000 रुपीज़, तो बता देना, ठीक है, ऑन 11th ईयर, या 11वें साल में उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, 7000 रुपये हो जाएगी। तो वर्ड प्रॉब्लम का सिंपल सा फंडा है, सवाल को सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ो, समझो क्या दिया गया है वो लिखो और फिर उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से सवाल देखते हैं। इसके अंदर आपका एक होता है सेक्शन फॉर्मूला, एक होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, एक होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये तो आसान है, सेक्शन या डिस्टेंस में तो सवाल बनेगा। कैसे बनेगा आप सवाल को पढ़ के समझेंगे, लगाना क्या है, कैसे लगाना है, सब बताता हूँ। इफ द पॉइंट 02, एक पॉइंट है कोई 02, लेट सपोज एग्जांपल के लिए आपको दिखाने के लिए ये एक पॉइंट है 02, ठीक है जी, ये दिया गया है। इज इक्वी डिस्टेंट, मतलब ये इक्वल डिस्टेंस पर है, बराबर फासले पर है, समांतर दूरी पर है। किस किस से, 2 पॉइंट से। एक पॉइंट है 3 के और एक पॉइंट है K5। तो ऐसे समझो यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, इसको हम नाम दे देते हैं 3 और K का, ठीक है जी। और एक पॉइंट यहाँ पर है, इसको हम नाम देंगे 5 और K5 है। अच्छा, तो K पहले लिख देते हैं, K और 5 का, इस तरीके से ये है। अब इसकी इस पॉइंट से दूरी और इसकी इस पॉइंट से दूरी बराबर है, मतलब ये वाला डिस्टेंस बराबर है, मतलब ये पॉइंट दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है। तो हमें क्या बताना है, ये जो K है हमें इस K की वैल्यू बतानी है। K का मान ज्ञात कीजिए। अब कैसे करा जाएगा बताता हूं आपको। अब जब हमें दे रखा है कि यहाँ पे डिस्टेंस दूरी बराबर है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाएंगे, डिस्टेंस की बात हुई है तो ऐसे आपको क्लियर रखना है कि फॉर्मूला कौन सा जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या होता है, आपका होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस होता है फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट, ये होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब कैसे k की वैल्यू निकालें, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम इसका डिस्टेंस निकालें और इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालें और दोनों के डिस्टेंस को बराबर रखें, क्योंकि बराबर है, हमसे कहा गया है कि इक्वी डिस्टेंस है। तो जब हमें दोनों तरफ k मिल जाएगा फिर k की वैल्यू कुछ ना कुछ कैंसिल करके आ जाएगी। तो यही हम करेंगे। तो एक बार हम क्या करने वाले हैं, हम इसको मान लेते हैं x1 और y1 और ये हम मान लेते हैं x2 और y2। एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें लगाएंगे फिर दूसरी बार उधर लगाएंगे। पहले इधर लगाते हैं। तो x2 माइनस x1 के अकॉर्डिंग हम रखेंगे 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के अकॉर्डिंग हम रखेंगे k माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो k माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस पूरे का अंडर रूट। तो ऐसा करने से हमें डिस्टेंस मिलेगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। अब ये वाला डिस्टेंस जो है वो बराबर है किस डिस्टेंस के, इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस के। तो आइए इसको भी मान लेते हैं। अब इसको x2 y2 कंसिडर कर लेते हैं इस तरीके से। तो अब क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 k माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो k माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर और इस पूरे का भी अंडर रूट रहेगा। अब हमें कैंसिल आउट करनी है चीजें। सबसे पहले रूट हटाओ, इधर भी रूट है इधर भी रूट है, इक्वल का निशान है, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया। तो रूट का तो चैप्टर ही क्लोज कर दिया हमने यहीं पर। तो अब इसको बस सिंपल सॉल्व कर लेंगे जहां पे जो चीजें होनी है उस तरह से। अब 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 ही रहेगा, इसका स्क्वायर भी है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9, ठीक है जी। प्लस का मैंने प्लस लगाया। अब यहाँ पर है k माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको आप मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से देखो कि ये एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको इसी तरीके से खोलेंगे जो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ऐसे ही इसको आपको खोलना है। तो a का स्क्वायर करेंगे, फॉर्मूला हटा देता हूँ आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने। तो a का स्क्वायर, a की जगह पर एक k, तो k का स्क्वायर हम करेंगे, ये आपका हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह है 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस का 2a इंटू बी, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका माइनस का 4k। ये इस तरीके से पूरा खुल गया। अब यहाँ पर वही k में से 0 माइनस करेंगे तो भैया k ही रहेगा और k का स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर कर देंगे प्लस 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो 3 3 9। तो इस तरीके से पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो चुका है। अब देखिए इक्वल के अगर दोनों साइड सेम चीज है, सेम निशान है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये k का स्क्वायर है, k के स्क्वायर से k का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों ही प्लस प्लस के हैं। यहाँ पर 9 है, 9 से 9 भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों ही प्लस प्लस के हैं। खत्म, सवाल उड़ गया। अब क्या बचा, यहाँ पर बचा आपके पास प्लस का 4 माइनस का 4, क्यों यहाँ पर तो सब कैंसिल आउट हो चुका, कुछ भी नहीं बचा तो भैया खत्म, कुछ भी नहीं मतलब 0। अब यहाँ पर ये है माइनस का 4k और ये वाला 4 उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस के 4 से माइनस का 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। बेसिकली ये वाला 4 मल्टीप्लाई में है ना तो ये उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा इस तरीके से नीचे, तो 4 एकम 4 ये इस तरीके से कट जाएगा। तो k की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1, ठीक है जी। क्या निकालना था, यही निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू हमारी 1 आ गई। तो ऐसे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना है। अब सेक्शन फॉर्मूला भी आपको मैं करवा देता हूं लगे हाथों, इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इफ द पॉइंट c-1 और 2, एक पॉइंट हमें ये दिया गया है, डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a एंड b। आप समझो सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, हिंदी वालों समझो एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है। तो एक पॉइंट यहाँ होगा उसका, एक पॉइंट यहाँ होगा, बस इतना सा ही ये पार्ट होगा। ये इस तरीके से पार्ट है और इस पार्ट के दोनों टुकड़े हैं। ये वाला आपका पॉइंट A है जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स बिंदु दे रखे हैं, ये आ गया आपके 2 और 5, और इस पॉइंट को अगर हम B माने तो ये आपका आ गया X और Y जो हमें नहीं पता। अब एक तीसरा पॉइंट है C कहीं पे बीच में, यहाँ ले लो, ये आपका है C पॉइंट और जिसके भी हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1 और 2, माइनस का 1 और 2 है। अब इस पॉइंट से क्या हो रहा है, ये पॉइंट जो है इसको 3 और 4 के अनुपात में, 3 और 4 की रेशो में भाग कर रहा है, मतलब 3:4 की रेशो में ये डिवाइड कर रहा है इस तरीके से। 3 से इधर है 4 उधर है। तो हमें क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के हमें ये जो x और y हैं ये बताने हैं। तो यहाँ पर आपका लगेगा सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि ये आपका सेक्शन वाली सारी की सारी चीजें हैं। क्या क्या हमें यहाँ पे मेंशन है, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से पता है क्या क्या चीजें क्या क्या होती हैं।
ये आपका जो रेशो होता है, ये रेशो आपका होता है, मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ इसीलिए, ये आपका होगा m1 m2, ठीक है जी, ये आपका m1 m2 हो गया। और यहाँ पे आपको तीसरे पॉइंट दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स के, जो कि इस तरफ वाले होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x1 और y1, इसको आप x1 y1 मानेंगे और इसको आप मानेंगे x2 और y2, और इन दोनों के बीच का जो ये सेक्शन वाले पॉइंट है आपको ये दे रखे हैं। तो ये वाले पॉइंट जो हमें दे रखे होते हैं वो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, जो हमें गिवन होते हैं वो वाले आते हैं, और फिर फॉर्मूला आपका आएगा। फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है, इसको लिख लेना, इसके भी आपके नंबर होते हैं। तो फॉर्मूला क्या है आपका, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये करने से आपका x का कोऑर्डिनेट निकल आता है, और फिर दूसरा y का निकालने के लिए क्या होगा, सेम m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये करने से आपका y का कोऑर्डिनेट निकल आता है, जो यहाँ पर हमें ऑलरेडी दे रखे हैं। तो बस इसको बराबर रखना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है, जो कि है -1 और 2, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर जो जो वैल्यूज आपकी हैं उनको रखते चलो। m1 की जगह क्या है, 3, तो 3 की मल्टीप्लाई आपकी होगी x2 से। x2 क्या है, अपने आप में खुद ही x है, तो x का x लिख देंगे, प्लस m2 की वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 4 रखा, और मल्टीप्लाई में करना है x1 बोले तो ये वाला जो कि हमारे पास 2। इन वैल्यूज को आप बड़े ध्यान से रखना, इसमें रखने में टाइम लेना, जल्दबाजी मत करना, वरना इधर उधर करने के चक्कर में ना कई बार बच्चे गलत नंबर पुट करके सॉल्व कर देते हैं, आंसर ही गलत आ जाता है। और नीचे m1 प्लस m2 रहेगा, मतलब 3 प्लस 4 रहेगा। अब इधर आ जाओ, m1 कितना है आपका 3 है, अब y2 नजर मारो, y2 जो है खुद अपने आप में y है, तो यहाँ पर ये y आ जाएगा, प्लस m2 जो है वो कितना है, 4 है, तो m2 की जगह 4 आएगा, और y1 कितना है, y1 है आपका ये रहा, जो कि है 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और नीचे वही सेम 3 प्लस 4 रहेगा। अब इसको आगे और ज़रा फर्दर सॉल्व करते हैं। -1 और 2 आपका एज इट इज चलेगा, यहाँ पे 3 की x में हो जाएगी 3x हो जाएगा, प्लस का प्लस 4 दूनी आपके 8 हो जाएंगे, और नीचे आपका आ जाएगा इसका 7, ठीक है जी। इधर सॉल्व करो, ये आपका 3 और y 3y हो जाएगा, प्लस 4 पंजे आपके 20 हो जाएंगे, और 4 और 3 नीचे आपका आ जाएगा 7। अब देखो, ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है, ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है, दोनों बराबर हैं, तो बस इनको बराबर रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। तो अब क्या करेंगे, ये जो x वाला कोऑर्डिनेट है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा पीछे से करके, 3x प्लस 8 अपॉन 7 इज इक्वल टू -1। x वाले कोऑर्डिनेट को मैंने x वाले के साथ रखा, ठीक है जी, और y वाले कोऑर्डिनेट को हम y वाले के साथ में इसके इक्वल टू में रख देंगे, बस यहाँ से निकल के आ जाएगी। 7 की वैल्यू -1 में, 7 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -7 आएगा, 3x प्लस 8, इधर आपका आ जाएगा -7, 3x यहाँ पर -7 है, ये वाला 8 भी इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 8 7 कितने होते हैं, 15 होते हैं, तो -15 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे जगह कम है तो -15 लिख रहा हूँ। 3 से 15 को काटेंगे 5 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5, ठीक है जी, 5 3 15 होते हैं, x निकल के आ गया। y निकाल लीजिए, 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, तो 3y प्लस 20 इज इक्वल टू 14। यहाँ पे 3y एज इट इज रहेगा, 14 है, यहाँ पर ये 20 माइनस का हो जाएगा, 20 में से 14 जाएंगे, माइनस का 6 बचेगा, तो यहाँ पर भी मैं जगह कम है इसीलिए माइनस का 6 लिख रहा हूँ। 3 दूनी कितने होते हैं आपके 6 होते हैं, तो ये आपका कट जाएगा, तो -2 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो x आपका आ गया कितना, -5, और y आपका निकल के आ गया कितना, -2। तो देयरफॉर -5 एंड -2 इट्स द वैल्यू ऑफ x एंड y जो b के कोऑर्डिनेट्स है। तो एंड में आंसर लिखना, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b इज इक्वल टू -5 एंड -2। सर्कल चैप्टर के सवाल देखेंगे फटाफट बिना किसी टेक के, यहाँ पे ब्रेक हुए। देखिए, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव रेडियाई 10 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर, 2 वृत्त हैं, अलग अलग उनकी त्रिज्याएं हैं। सबसे पहले बना लेते हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा वृत्त है और उसके अंदर एक छोटा वृत्त बना हुआ है। इस तरीके से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये आ गए दोनों, ठीक है जी।
अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, पहले इसका हम एक सेंटर बना लेते हैं। ये आ गया आपका सेंटर। ये जो दोनों वृत्त हमें दिए गए हैं, सेंटर इनकी रेडियस दे रखी है कितनी कितनी, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। मतलब इसकी छोटे वाले की जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है ये है 6 सेंटीमीटर, ऐसे आप समझ लो। और बड़े वाले की त्रिज्या हम ऐसे दिखा देते हैं अलग से। ये वाली बड़ी वाली जो त्रिज्या है ये आपकी आ गई कितनी, 10 सेंटीमीटर। ऐसे आपको इसको समझना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, एक जीवा की हमें लंबाई बतानी है ऑफ द लार्जर सर्कल, जो बड़े वाले सर्कल की जीवा है। अब बड़े वाले सर्कल की जीवा है विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे वाले सर्कल को टच करती हुई जा रही है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कैसे बनेगी जीवा। देखिए बड़े वाले सर्कल पर, मतलब इसके इन दो पॉइंट्स पर ऐसे गुजर रही है छोटे वाले सर्कल को टच करती हुई, तो इस तरीके से इसकी ये जीवा या ये कोड जो है वो बनेगी यहाँ पर जैसे मैंने बनाई है। हमें इस पूरी की पूरी जीवा की लंबाई बतानी है। यहाँ पर ये इस पॉइंट पर अलग से कलर से हाईलाइट कर देता हूँ मैं, इस पॉइंट पर ये इस छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है। अब बात को समझो ध्यान से, बात क्या क्या समझने की है आपके लिए वो समझाता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो ये रेडियस है ये है आपकी 6 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। यहाँ से यहाँ तक की जो बड़ी वाली रेडियस है बड़े वाले सर्कल की, ये वाला फासला है आपका 10 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है इस रेडियस को अगर हम यहाँ तक लेके जाएं घुमा के, तो हम ये भी तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये वाली तो 6 है ही, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये भी तो इसकी रेडियस बनेगी। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, ये आपकी है 10 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता है, ये पता है, और यहाँ पर बन रहा है एक 90 डिग्री का एंगल। तो सिंपल है, यहाँ लगा दो आप पाइथागोरस थ्योरम, जहाँ पर आपको हाइपोटेनस पता है और परपेंडिकुलर पता है, आपको बेस निकालना है। सिंपल मतलब अगर आप 10 का स्क्वायर जो होता है 100, उसमें से आप माइनस कर देंगे 6 का स्क्वायर 36, तो आपका कितना बचेगा, ये 64 आपका बचेगा। ठीक है, और 64 का आप अंडर रूट निकाल देंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो ये फासला है, ये जो दूरी है, ये आपकी 8 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। लेकिन हमें क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, पूरी जीवा की लंबाई बतानी है। तो यहाँ से यहाँ तक की 8 आ गई, तो बस इसका डबल कर दो तो यहाँ से यहाँ तक की भी मिल जाएगी, ये भी आपकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। 8 और 8 को आप जोड़ देंगे, 8 दूनी कितना होता है आपका 16 होता है। तो इस तरीके से 16 सेंटीमीटर आपकी जीवा यानी लेंथ ऑफ द कोड निकल के आ जाएगी। तो सारा सोचने वाला खेल होता है सर्कल चैप्टर के सवालों के अंदर। जैसे कि अगला सवाल आप देख लो, यहाँ पर भी आप टेंजेंट आ गई, आपकी स्पर्श रेखाएं आ गई। सवाल है आपका द टेंजेंट पी ए एंड पी बी, दो टेंजेंट हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O। तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया जिसका जो सेंटर है वो सेंटर O है। ये लो जी सेंटर O हमने बना लिया। एक पॉइंट कहीं पे बाहर जो है वो P है। इस P पॉइंट से हम इसकी दो त्रिज्या, वो त्रिज्या कह रहा हूँ, स्पर्श रेखाएं बनाएंगे। एक स्पर्श रेखा जो है वो ये आ गई, सर्कल को टच करती हुई गुजरेगी। एक स्पर्श रेखा यहाँ से यहाँ तक आ गई। ये लो जी, ये बना दिया मैंने। क्या क्या इनके नाम है, PA एंड PB। तो PA और PB, ये लो जी, ठीक है जी, विद सेंटर O टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर झुकी हुई हैं, कितने डिग्री से, 70 डिग्री से। देन फाइंड एंगल POA। POA एंगल निकालना है, तो POA निकालने के लिए PO, ये रहा PO, ठीक है जी, और A है यहाँ पर, ये रहा आपका A। तो आपको जो एंगल बताना है वो ये वाला एंगल बताना है, एंगल POA। अब देखिए कैसे कैसे आप बता सकते हैं, सिंपल है। ये आपका यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। यह के थ्योरम है कि हमेशा स्पर्श रेखाएं त्रिज्या से वृत्त की एक 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे आपको बताना है। ये पूरा 70 है यहाँ से यहाँ तक। तो इट मीन्स अगर मैं आधे की बात करूं तो आधा कितना होगा, आधा 35 डिग्री होगा। सिंपल है, बस यही वाला खेल था इसमें समझने का। 35 डिग्री ये है, ये आपका 90 डिग्री है। ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से ये वाला 90 माइनस करो, ये वाला 35 माइनस करो, वो आंसर आ जाएगा। फटाफट से कॉमेंट में आंसर लिख देना। ये आपका एक सवाल हो गया, ठीक है जी। आगे बढ़ जाता हूँ बिना रोके। ये देखिए सर्कल का सारा खेल सिर्फ देखने का है, कैसे आप इसको देख के समझते हैं। निकालना क्या है, लेंथ ऑफ BC आपको निकालनी है। देखिए BC है कहाँ पर,
लेंथ ऑफ BC निकालना है। BC ये रहा नीचे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई बतानी है। BC में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, BC में ये BQ आ रहा है और ये QC आ रहा है। तो पहले BQ अलग से निकाल लो, QC अलग से निकाल लो, आंसर आ जाएगा। कैसे निकाल सकते हैं देखिए समझाता हूँ। आपको पता है कि अगर सर्कल पर 2 टेंजेंट बनेंगी तो वो टेंजेंट जो है वो इक्वल होंगी, उनकी लेंथ बराबर होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ से P से लेकर A तक की बात करूँ, P से A तक का फासला हमें दिया गया है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का है। तो इसका मतलब है ये टेंजेंट बनी और इधर की जो टेंजेंट बनी है AR, तो ये AR भी आपकी 4 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, ऐसे आपको इसको समझना है, इसको देखना है, इसको पहचानना है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि अगर PA 4 सेंटीमीटर है तो आपकी AR भी 4 सेंटीमीटर की होगी। अब आप बात ये समझो, क्या बात समझो, कि ये पूरी यहाँ से यहाँ तक तो 11 सेंटीमीटर है इसमें से, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का ये टुकड़ा जो है ये सिर्फ और सिर्फ 4 सेंटीमीटर है। तो भैया ये वाला 4 हटा दो 11 में से, बाकी का जो बचा हुआ होगा वो नीचे का आ जाएगा। तो ये जो CR है ये कितना हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। करेक्ट, वेरी गुड। तो ये वाला आंसर हमें मिल गया 7 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर है तो भैया इसके साथ ये वाली टेंजेंट बन रही है, तो इसका मतलब हमें QC मिल गया 7 सेंटीमीटर। इधर से QC मिल गया, इधर से अब BQ मिलेगा। कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। ये यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है इतना, तो यहाँ पर ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से ये 3 मिल गया, तो 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर को जोड़ दो, 10 सेंटीमीटर आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, लेंथ ऑफ BC। सारा खेल सोचने का है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने का है, देखने का है, विजुअलाइज करने का है, चीज़ों को समझने का है। एक सवाल और देखते हैं, एंगल PRQ किसके बराबर होगा। पहले देखो PRQ है कहाँ पे, तो PRQ ये रहा PRQ, ये एंगल हमें बताना है। कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पे समझते हैं। हमें ये पता है कि ये एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है बाहर T, और ये रेडियस पे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये बात हमें क्लियर है, ये पूरा 90 का है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये देखो, इतना एंगल हमें सिर्फ दे रखा है 60 डिग्री, इतना पूरा नहीं दे रखा। इट मीन्स अब ये जो बचा हुआ एंगल है ये वाला, जूम करके दिखाना चाहूंगा मैं आपको ये चीज, ये आपका कितना रह गया होगा, 30 डिग्री का होगा। अब अगर ये एंगल छोटा वाला इतना 30 डिग्री का है तो इधर वाला ये भी 30 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल, ये रेडियस है और रेडियस के सामने वाले एंगल, मतलब सेम साइड के सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है। तो इसीलिए क्योंकि ये रेडियस ये बराबर है, तो इसीलिए इनके सामने आमने के एंगल भी बराबर होंगे। अब इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब ये ट्राइंगल जो बन रहा है आपका OQP, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से अगर मैं 30 और 30 ये 60 घटा दूं तो कितने बचेंगे, 120 बचेंगे। तो इट मींस यहां पर है एंगल 120 डिग्री का। अब क्योंकि यहां 120 डिग्री का एंगल है तो इट मींस यहां भी 120 डिग्री का एंगल होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्यों होगा 120 का, क्योंकि शेप देखिए ये एक रोम्बस बन रहा है और रोम्बस में आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल 120 होगा, तो ये वाला एंगल भी 120 होगा। तो ऐसे आपका आंसर जो है वो आ चुका है। ये वाला आपको बताना था, एंगल PRQ। सोचा जाते जाते एक लास्ट सवाल ट्रिग्नोमेट्री का भी करवा दूं, बड़ी वर्ड प्रॉब्लम जो कि 4 या 5 नंबर में या केस बेस्ड में आ सकती है, तो ध्यान से इसको भी सीख लो। सवाल देखिए, काफी लंबा चौड़ा सवाल है। लिखा हुआ है, अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हिम। सवाल समझो हिंदी वालों, अमित एक लड़का है जो कि एक प्लेन पर, एक सतह पर, एक सरफेस के ऊपर खड़ा हुआ है। तो मैं इस सवाल को थोड़ा छोटा करता हूं ताकि मैं फिगर आपको बड़ी दिखाता हूं, क्योंकि फिगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अमित को हम नीचे सब जमीन पे मानेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट पे हम मानते हैं ये अमित खड़ा हुआ है, और अमित यहाँ से खड़े होके एक बर्ड को देख रहे हैं उड़ते हुए, जो कि 200 मीटर है उनकी आई से या उनसे। तो यहाँ पर लेट सपोज हम उस पंछी को उड़ा देते हैं, ये है वो बर्ड, पक्षी, पंछी। अब यहाँ से यहाँ तक का जो ये फासला है, ये वाला फासला है आपका 200 मीटर का, और एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री का। ठीक है, दे रखा है मैं एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। अब एक और लड़का है दीपक, दीपक हाजिर हो जाओ फटाफट, दीपक कमेंट करो। दीपक स्टैंडिंग ऑन अ रूफ ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग। ये जो दीपक है ये खड़े हुए एक 50 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर। तो इसी जमीन के ऊपर हम क्या करेंगे, पहले एक बिल्डिंग बना लेते हैं। ये मैंने बिल्डिंग बना ली है रफली, ठीक है जी, बिल्डिंग का दरवाजा।
अब इस बिल्डिंग के ऊपर लेट सपोज यहाँ पे किनारे पे छज्जे के ऊपर दीपक खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे मैं नाम भी लिख देता हूँ। ये आपका हो गया A फॉर अमित, ये आपका हो गया D फॉर दीपक। चलिए जी, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो दीपक ये जो खड़े हुए हैं, दीपक स्टैंडिंग ये हो गया। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड, इसी बर्ड का अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखें दीपक का, मतलब यहां से हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखें दीपक का, वो कितना आ रहा है 45 डिग्री का आ रहा है। ठीक है जी, चलिए सवाल को आगे समझते हैं। लिखा हुआ है अमित एंड दीपक आर ऑन अपोजिट साइड, तो अमित और दीपक अलग अलग साइड है, आमने सामने, तो हमने ऐसे ही बनाया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑफ द बर्ड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम दीपक, तो दीपक से हमें ये वाला फासला बताना है, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये बताना है कि दीपक से बर्ड का फासला या दूरी कितनी है। तो ये वाली जो चीज निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है इस छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर, लेकिन इसमें हमें ये पता करने के लिए या तो ये पता हो या ये पता हो या फिर और कुछ पता हो, कोई ना कोई एक साइड हमें पता होनी जरूर चाहिए जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। अब हम यहाँ पर क्या, अगर हम देखें बर्ड की ऊंचाई जमीन से अगर हम नापें, तो ये बर्ड है, यहाँ से इसकी अगर हम ऊंचाई देखेंगे तो ये इसकी हाइट निकल के आएगी, और ये कहीं ना कहीं हमें पता है कैसे, यहाँ से यहाँ तक की तो पता ही है क्योंकि बिल्डिंग 50 मीटर की है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 50 है। अब यहाँ से यहाँ तक का नहीं पता ना हमें, तो इसको आप मान लीजिए h। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि यहाँ पर ये वाला पार्ट पता है, ठीक है, तो इस पार्ट की हेल्प से ये h + 50 निकल के आ जाएगा, h निकल के आ जाएगा, तो फिर ये निकल के आ जाएगा, ऐसे हम पहुंचेंगे दीपक तक। तो कैसे अपना आंसर हमें ढूंढना है ये भी पता लगाना एक अपने आप में खेल है। तो आइए पहले अब हम पता करते हैं, इस ट्राइंगल को हम कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पे मैं f नाम देता हूँ इस पॉइंट को, तो BAF इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इन ट्राइंगल BAF मैं डायरेक्ट मेन पार्ट लिख रहा हूँ, मेन बातें लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना, ठीक है जी। A पॉइंट B पॉइंट जो है बर्ड के लिए है, A पॉइंट अमित के लिए है, F पॉइंट जो है वो ग्राउंड पर है, इस तरीके से एक एक चीज़ आपको दिखानी है। अब लगाना क्या है ये भी जो देखना है हमें यहाँ पर H पता है, हाइपोटेनस पता है, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ये निकालना है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो P/H साइन थीटा लगेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा लगेगा साइन थीटा जो कि होता है P/H। साइन थीटा कौन सा लगेगा, साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमें कितना है, हमें निकालना है, नहीं पता, हमें h + 50 लिख देना है। हाइपोटेनस हमें पता है, हाँ 200 मीटर का है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, याद कर लो, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू, ठीक है, काम आएंगी, 1/2 होती है, h + 50/200, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या नीचे नीचे से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 2 एकम 2, 2 से 1 कट जाएगा 100 बार, तो इस तरीके से ये आ जाएगा 1 एकम 1 मतलब 1/1, और h + 50 और अपॉन में इसके आ जाएगा 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h + 50 = 100 आ जाएगा, और h = 100 - 50 आ जाएगा, तो h की वैल्यू निकल के आ जाएगी 50 मीटर। वेरी गुड, h भी 50 आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ से हमें ये h पता चल गया जो कि है अब 50, ये वाला पार्ट भी। तो बस अब लगाओ इस छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपका 45 डिग्री है, हमें यहाँ पे h दे रखा है, सॉरी हमें यहाँ पे p दे रखा है परपेंडिकुलर, हमें h निकालना है, तो फिर से लगेगा साइन थीटा। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ उठा के, इसका काम हो गया ख़त्म, इधर आ जाओ। अब शुरू करते हैं छोटे ट्राइंगल के अंदर, जिसको आप नाम दे देंगे जो भी आपने नाम दिया होगा, इन ट्राइंगल B, D और H, इस बीच वाले पॉइंट को आप H बोल दीजिए, ठीक है, BDH। इन ट्राइंगल BDH के अंदर भी साइन थीटा ही लगेगा अगेन, जो कि होता है P/H। अब साइन की वैल्यू कितनी है थीटा की, 45 डिग्री है। परपेंडिकुलर हमें पता है, हाँ जी कितना है, 50 है, और H हमें हाइपोटेनस निकालना है, ये टेढ़ी वाली साइड, यही तो है दीपक और उस बर्ड का फासला, ये निकालना है। ये आपका होता है 1/√2, ये आपका होता है 50, H हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h आपका आ गया निकल के 50√2। इट मीन्स आपका आंसर आ गया। तो ये लिखना द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम दीपक, ये पूरी लाइन एज इट इज लिख के यहाँ पे द डिस्टेंस फ्रॉम द बर्ड ऑफ द दीपक, ये पूरी लाइन लिख के आप लिख देंगे 50√2
मीटर आपका आंसर है। तो ऐसे आपको करने हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले बड़े बड़े सवाल। सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना है, सेंटेंस बाय सेंटेंस, इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, उसी के अकॉर्डिंग फिगर बनानी है। फिगर बना के देखना है कि कैसे अपने आंसर तक पहुंचना है और फिर कौन सा एंगल या कौन सा फंक्शन लगेगा, साइन का लगेगा, टेन का लगेगा, कोस का लगेगा, वो डिपेंड करेगा हमें क्या चीज़ गिवन है और क्या निकालना है। जैसे यहाँ पे हमें हाइपोटेनस गिवन था, हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना था तो P/H लग गया। यहाँ पर हमें हाइपोटेनस निकालना था और P हमें दे रखा था तो फिर से साइन लग गया, टेन नहीं लगा। तो ऐसे आपको सोचना है और सॉल्व कर देना। तो ये सवाल मैंने कुछ चैप्टर से ले लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे, जो आपके हाफ ईयरली में आ सकते हैं। ठीक है, CBSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेबस सेम है, क्वेश्चन का लेवल भी सेम रहेगा। तो प्रैक्टिस आप कर लेना इन सवालों की और इनके जैसे और सवालों की अपनी NCERT की किताब में से, जो भी क्वेश्चन बैंक आपके पास है उसमें से। बहुत ही जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय